वेलकम सर। Hello, sir. Good afternoon. How वेलकम are you? वेलकम, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। Yeah, जैसा कि absolutely. हम लोगों ने जैसा कि हम लोगों ने निश्चय किया था कि अ, हमने कंप्लीट वीडियो एक वर्कशॉप कर लिया है 3.5 घंटे का। और जिस किसी भी एनजीओ को, जिस किसी को भी कंप्लीट नॉलेज अगर देना है कोविड पे, तो उनको टीवी पे डिफरेंट डॉक्टर्स के छोटे छोटे इंटरव्यू हैं उसकी जगह जो हमारा कंप्लीट जो है नॉलेज पैकेज लेके तो अपने यहाँ एक फिल्म की तरह चला सकते हैं 3 साढ़े 3 घंटे का, और वो लोग नॉलेज ले सकते हैं। अभी नेक्स्ट फेज में हमने सोचा है कि हम लोग टॉपिक वाइज कवर करेंगे। जो टॉपिक लोगों के सामने पर डे कुछ ना कुछ चुनौती आ रही है, जिसपे उनको कंप्लीट नॉलेज चाहिए, तो दैट वी हैव डिसाइडेड वी विल स्टार्ट अ स्मॉल बुलेटिन ऑफ 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, जिसमें हम वो सारे सब्जेक्ट कवर कर लेंगे। और जो पहला सब्जेक्ट हमने कवर करने का सोचा है वो हमने ये ब्लैक फंगस का सोचा है, क्योंकि ब्लैक फंगस को लेकर मार्केट में पब्लिक के बीच काफ़ी कंफ्यूजन है कि कोरोना होने के बाद ब्लैक फंगस हो जाएगा, ब्लैक फंगस फंगस जानलेवा है। तो एक्चुअली ये ब्लैक फंगस है क्या, और कोरोना पहले से भी होता था ब्लैक फंगस, लेकिन कोरोना के बाद ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है, इस पर थोड़ा लाइट डालिए। हाँ, तो thank you very much, Pankaj ji. I think it's a great initiative, and I think this program will really benefit the people who are really looking for that bit more authenticated information. Okay, so then they will be well aware, और वो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके जो है अपना भी बचाव कर पाएं और दूसरे लोगों को भी सहायता कर सकें, और समय रहते हुए इसका इलाज भी जो है अपने क्लिनिशियन से करा पाएं। तो उस संदर्भ में आपकी ये बहुत अच्छी पहल है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी ए पार्ट ऑफ इट, सो थैंक यू वेरी मच। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन सर, दैट कुल मिलाकर के क्या है कि ये एक तरीके का जो म्यूकोर माइकोसिस है, ये एक तरीके का फंजाई है, यानी कि एक फंगस है, जो कि पाया जाता है ज़्यादातर जहाँ पर के सॉइल के अंदर पाया जाता है, कहीं पर जंतुओं का, एनिमल्स का या प्लांट का जहाँ पर के डिग्रेडेशन का प्रोसेस हो रहा हो, तो उन जगह के ऊपर उनको डिग्रेड करने में ये मदद करता है। यानी कि ये हमारे इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, एक प्रकार से, कि जितनी भी मृत प्राय जो चीज़ें हैं, चाहे वो आपका किसी भी प्रकार का कोई प्लांट मटेरियल हो, कोई लकड़ी हो, कोई भी डिकेइंग सब्सटेंस हो, तो उसको ये डिसइंटीग्रेट करके, उसको ख़त्म करके, उसके जो पदार्थ हैं, उसके जो न्यूट्रिशंस हैं, उनको वापस ये अर्थ सॉइल के अंदर भेजता है। इस प्रकार का इसका काम करने का प्रक्रिया है। तो ये उपयोगी है एक तरह से, लेकिन किसी प्रकार से जब इसके जो स्पोर्स होते हैं, ये जनरली बैक्टीरिया जो है वो स्पोर की फॉर्म में रहता है, यानी कि इसका जो एक सेल होता है अंदर, वो सेल जो है वो वेल प्रोटेक्टेड रहता है, एक वृत्ताकार आकृति के रूप में, और ये बहुत ही ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट भी होता है, और हर प्रकार के मौसम में अपने आप को बचाए रखने की क्षमता होती है, उसके स्पोर फॉर्म नेचर की वजह से। तो ये हमको एक बात तो ये समझ लेनी है कि ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता है, यानी कि हम आपस में बैठे हुए हैं तो ये नहीं है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाए। जब तक कि हम किसी ऐसे एनवायरनमेंट के संपर्क में नहीं आते हैं और वहाँ पर हम इन स्पोर्स को इनहेल कर लें, तो यदि हम इन स्पोर्स को इनहेल कर लेते हैं, तो ये जो है हमारे शरीर में, बॉडी में अंदर जा कर के अपनी कॉलोनी को जमा सकता है, और और जो है वहाँ से फिर ये इसका फैलने का तरीका ऐसा है कि ये फिर पूरी तरीके से फैलता जाता है। अब जो आपका मुख्य प्रश्न है कि ये क्या पहले भी होता था या कोरोना का इन्फेक्शन आने के बाद में फैलना शुरू हुआ है, तो ये पहले भी होता था। जैसे कि मेरे काफ़ी क्लिनिशियन जो कलीग्स हैं उनके साथ जैसा बात हुआ है, तो पहले कभी-कभी 1 महीने में कभी उनको कोई एक मरीज़ देखने के लिए मिलता था, और कुछ लोगों का तो पूरा प्रैक्टिस ही 30 या 35 साल का हो गया है या 20 साल का हो गया है। दे हैव नॉट सीन एनी केस देमसेल्फ, इट डजंट मीन दैट इट वाज नॉट हैपनिंग, बट जो लोग जनरली देख रहे थे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मंथ में 1 केस या 2 केस देखने को मिलते थे। लेकिन अभी वही क्लिनिशियन बोल रहे हैं
कि उनके पास में एक हफ्ते के अंदर करीब करीब 15 से 25 केस उनको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है हमारे कोरोना इन्फेक्शन के साथ में, देयर इज ए नो डाउट अबाउट इट। ये मतलब जो डीकम्पोज होती है बॉडी, लगभग वैसा ही है क्या जो आप बोल रहे हैं, तो मिट्टी में मिला डी हाँ बोलते हैं ना, बॉडी डीकम्पोज हो रही है, हाँ उस तो तरह का एक, वायरस है क्या है? हाँ एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये इट फीस्ट ऑन द डेड एनिमल्स एंड द डेड प्लांट लीव्स बोर्ड एवरीथिंग। तो जो चीजें जो मृत हैं लगभग है क्या है, उनके ऊपर ही ये अपने आप को जीवित रखता है। तो जब ये हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है तो खास करके जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनको, उनके ऊपर ये फीस्ट करने लगता है, यानी कि उनको खा करके खत्म करके उनके ऊपर जिंदा रहने की कोशिश करता है। और इस प्रकार की ये जो प्रजाति है इसके अंदर, जिसको हम स्पीसीज बोलते हैं, तो ये राइजोपस फैमिली का मेंबर है। तो एक राइजोपस फैमिली होती है और दूसरा जो है म्यूकोर स्पीसीज होती है, और तीसरी जो है राइजोपस म्यूकोर होती है। तो ये एक तरीके के, तीन तरीके के फंजाई हैं। चूंकि ये जो इन्फेक्शन है ये म्यूकोर की वजह से होता है, इसलिए हम इसको म्यूकोर माइकोसिस बोल रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से इन मृत प्राय चीजों के ऊपर जीवित रहता है, वो इसका आहार है, आप ये कह सकते हैं। एक चीज आपकी बात से मुझे डॉक्टर साहब समझ में आया है कि ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता है, हम्म। ये आपने बोला है, तो ये ठीक है, और संक्रामक रोग नहीं है, जैसे कोविड है वैसा संक्रामक रोग नहीं है। दूसरा आपने बोला कि ये हम इनहेल करते हैं तो अंदर जाता है, यानी ये कोविड से भी नहीं फैलता है। कोविड के बाद भी दूसरा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि कहीं हमने इसको इनहेल किया है, यानी हम अपने सुरक्षा के आवरण से बाहर निकले हैं, या हमारे उस सुरक्षा आवरण में कहीं ये मौजूद है। यानी दो कंडीशन अगर इस समय फुलफिल हो रही होगी, एक तो व्यक्ति कोविड कोविड 19 से ग्रसित हो गया है, उसके बाद ये संपर्क में कहीं आया है, इस तरह का जो फीस्ट है या इस तरह का जो वो प्रजाति है, स्पीसीज है जो उसके अंदर गई है, उसके संपर्क में मनुष्य आया है। तो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके कारण जो है कोविड 19 वाला उस परिस्थितियों के अंदर जा रहा है और ये बीमारी लेके आ रहा है, तो सो दैट जो कोविड 19 ग्रसित आदमी है वो पहले तो ये बात समझ जाए कि कोविड 19 होने का मतलब ये नहीं कि ब्लैक फंगस होगा। ब्लैक फंगस तभी होगा जब आप सर्टेन जगह जा रहे हैं या कुछ सर्टेन चीजें आपसे हो रही हैं, तो अगर उन चीजों को हम अवॉइड करें तो ब्लैक फंगस से हम पूरी तरह से बच सकते हैं। हाँ, तो इसके संदर्भ में एक सबसे पहले एक बात को समझ लेते हैं कि ये तो निश्चित है, क्योंकि जब तक इसके संपर्क में नहीं आएंगे तो ये नहीं होगा। लेकिन हम पूरी तरीके से इनके संपर्क में आने से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि कहीं ना किसी जगह पर स्पोर के फॉर्म में या डस्ट पार्टिकल के फॉर्म में ये जो है अवेलेबल हो सकता है। और खास करके जहाँ पर ह्यूमिड एरिया है, जो वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, उन जगह के ऊपर हो सकता है जहां पर के घरों के अंदर लोग कूलर चला रहे हैं पानी भर के, उनके घर के अंदर ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, वहां पर किसी जगह से आ सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है इसके संदर्भ में कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्टडी हुआ जिसके के अंदर उनके पास में 23 मामले आए जिनको कि म्यूकोरमाइकोसिस था। उन 23 मामलों में उनका एक कॉमन चीज था कि उन 23 के 23 लोगों को कोरोना वायरस यानी कि कोविड 19 का इन्फेक्शन हुआ था। और उन 23 के अंदर से 21 लोग ऐसे थे जो कि डायबिटीज, जिनको डायबिटीज था। और उनमें से करीब 12 लोग ऐसे थे, यानी कि उन 21 में से 12 लोग ऐसे थे जिनका कि डायबिटीज कंट्रोल नहीं था, यानी कि देवर हैविंग ए अनकंट्रोल डायबिटीज 1, डायबिटीज मेलिटस 1। ठीक है ना। तो उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जिन लोगों के अंदर जो कि जिनको डायबिटीज है, जिनका डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, जिनको पहले कोविड हो चुका है, और कोविड होने के बाद में उनका, जिनको के, और एक कॉमन और चीज थी कि सब लोगों ने स्टीरॉयड का ट्रीटमेंट भी लिया था, उन 23 के 23 लोगों ने। तो इनमें कॉमनिटीज क्या हो गई कि सबको कोरोना वायरस हुआ, सबको स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट मिला। 23 लोगों में से जो 21 लोग थे उनको डायबिटीज था, और उन 21 लोगों में से जो 12 लोग थे उनका डायबिटीज कंट्रोल नहीं था। तो यानी कि ऐसे लोग जिनको के स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट हुआ है, जिनको कोरोना वायरस हुआ है,
जिनका डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, ऐसे लोग जो है मुख्य रूप से इस प्रकार के ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस का शिकार बन रहे हैं। तो मेरा सभी देखने वाले लोगों से ये निवेदन होगा कि वो लोग अपने डायबिटीज को कंट्रोल रखें, अपने आप से स्टीरॉइड जो है वो कंज्यूम ना करें अनटिल अनलेस उनके डॉक्टर इसके लिए प्रिस्क्राइब ना करते हों। तो कुल मिलाकर के ये एक अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई है, यानी कि ये अवसरवादी फंगस है, क्योंकि जब आप इसको अवसर दोगे, जब इसके हक में ऐसी व्यवस्था बनेगी, तभी ये आपको आकर के अटैक करेगा। तो अवसर देने का मतलब यही है कि हमने किसी ना किसी प्रकार से अपनी इम्यूनिटी को कमज़ोर किया है, या किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी कमज़ोर है, चाहे वो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स के ऊपर हो या स्टीरॉइड उसने अधिक समय तक लिया हो। तो ऐसे व्यक्तियों को बचने का विशेष ज़रूरत है, क्योंकि इट्स ए अपॉर्चुनिस्टिक फंगस। द मोमेंट इट विल गेट द राइट अपॉर्चुनिटी, इट विल अटैक यू एंड इट विल ग्रो इनसाइड यू एज ए कॉलोनी। आपका आवाज बंद है सर, ये क्या है? डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया है ये बेसिकली डेटा एनालिसिस है, डेटा सेट का एनालिसिस है। 23 लोगों का डेटा निकाल के एक एनालिसिस किया गया है। तो एक तो सेट बड़ा छोटा है, डेटा सेट इज ओनली 23 पीपुल, 700-800 करोड़ की आबादी में, क्योंकि कोरोना हर जगह फैला हुआ है। तो एक तो डेटा सेट बड़ा छोटा है, दूसरा है डेटा एनालिसिस है। साइंटिफिक एनालिसिस है क्या कोई कि ये प्रूफ करे? जैसे 5G को लेके हुआ, वो डेटा एनालिसिस उन्होंने किया। इट्स नॉट अ साइंटिफिक एनालिसिस कि 5G से कोविड हो रहा है, लोगों ने डेटा एनालिसिस करके एक र्यूमर फैला दिया। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि आपने बताया ये 23 केस में एक डेटा एनालिसिस है कि जिनको हुआ था ये चारों चीजें हुई थी। तो मान लिया गया कि जिन चारों चीजों को हो उनको प्रिकॉशन लेना चाहिए, हो सकता है। तो जितना हम बच सकते हैं, स्टेरॉइड हम एडवाइस से लें, डायबिटीज कंट्रोल में लें, कोविड से बचने के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें। क्यों हम अननेसेसरी ऐसी चीजें हो रही हैं तो हम उस तरफ जाएं, जिधर आग लगी हम उस तरफ क्यों बढ़े? ये तो माने मेरी बात समझ में आ रही है, लेकिन मेरा दो चीजें, ब्लैक फंगस का ये डेटा सेट काफी छोटा है, दूसरा कि इसका साइंटिफिक बेसिस क्या है। ये तो डेटा बेस हो गया, डेटा बेसिस स्टडी हो गया, साइंटिफिक स्टडी क्या कहती है नहीं कोविड ये 19 के रेफरेंस में? हम्म, हाँ, तो मेन चीज है कि जैसा मैंने बोला कि ये अपॉर्चुनिस्टिक फंगस है। अपॉर्चुनिस्टिक फंगस फंगस जो है, जब हमारा बॉडी का इम्यूनिटी किसी ना किसी प्रकार से कम होगा, तभी ये उसके ऊपर अटैक करेगा और अपना प्रभाव दिखाएगा। जब तक आपकी इम्यूनिटी ठीक है, तो हम दिन भर न जाने कितने बार दो चार होते होंगे इस प्रकार के बहुत सारे फंजाई और बैक्टीरिया से, लेकिन हम हमेशा उनके उनसे जीत जाते हैं, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी उनको फाइट कर सकता है। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट द ए स्मॉल डेटा सेट, इट इज अबाउट कि ये इन्फेक्शन होता क्यों है, क्योंकि जब तक आपका इम्यूनिटी आपका कमजोर नहीं होगा, ये इन्फेक्शन आपको दिक्कत नहीं करेगा। ये होगा भी तो वी विल फाइट बैक। ठीक है ना? ओके। तो इस बात को समझना जरूरी है, क्योंकि जब कोविड का आपका ट्रीटमेंट हो रहा होता है, तो पहले तो आपको कोविड के वजह से आपको पता है कि जो साइटोकॉन स्टॉर्म होता है, दैट इज आल्सो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, ठीक है कि नहीं? तो वो भी आपकी इम्यूनिटी को, इम्यूनोलॉजी को प्रभावित करता है। और अगर आपकी इम्यूनोलॉजी ठीक से काम नहीं कर रही होगी, तो जो कि ऑलरेडी डाउन है, किसकी वजह से? कोरोना वायरस के प्रभाव की वजह से। आपकी इम्यूनिटी को उस समय पर प्रभावित कर रही होंगी आपकी जो एंटीवायरल ड्रग हैं, वो भी दैट इज आल्सो पुट सम स्ट्रेस ऑन योर सिस्टम। ठीक है ना? ऑन टॉप ऑफ दैट वी आर टेकिंग सम स्टीरॉइड्स आल्सो टू कंट्रोल द इन्फ्लेमेशन। अभी ये जो सारी की सारी चीजों को जब, और ऊपर से आपका अगर डायबिटीज का कंडीशन है, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं, इट फीड्स, इट आल्सो फीस्ट ऑन द शुगर आल्सो। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें मिलने के बाद में एक ऐसा मीडियम तैयार कर देती हैं, जिसके के अंदर इस प्रकार के फंजाई को ग्रो करने का मौका मिल जाता है। यदि हमारा इम्यूनिटी अच्छा है, तो बी ऑलवेज फाइटिंग डे डे एंड एक आउट। चीज, हाँ, एक चीज मुझे डॉक्टर साहब आपकी बात से समझ में आ गया कि इस ब्लैक फंगस का जो एक लोग के दिमाग में आया कि कोरोना होना ही एक कारण है, एक कारण नहीं है। इसका मेन रीजन जो है इम्यूनिटी कमजोर होना, और एब्सोल्युटली। इम्यूनिटी कमजोर होना ही इसका मेन कारण है। तो अगर लोग अपना इम्यूनिटी बरकरार रखते हैं या रिज्यूम कर लेते हैं अपनी इम्यूनिटी, उनको ब्लैक फंगस नहीं हुआ। चूंकि कोविड 19 में हम हमारी इम्यूनिटी दो कारण से डाउन हो रही है।
एक तो वायरस वायरस की लड़ाई और एंटीवायरल ड्रग, और जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है उसमें हमारा है कि हम जो स्टेरॉइड खा रहे हैं विदाउट डॉक्टर एडवाइस, या हम एक्सेसिव स्टेरॉइड खा ले रहे हैं विदाउट डॉक्टर एडवाइस, बिना डॉक्टर की निगरानी में। उन्होंने 10 दिन के लिए बोला तो हम 20 दिन चला ले रहे हैं। इसके कारण चूंकि सबको जानना चाहिए कि स्टेरॉइड जो है इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। ये बहुत विशेष परिस्थितियों में डॉक्टर लोग देते हैं। तो जब इस कारण से हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो गया, बिकॉज जब कोरोना हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो गया, डायबिटीज के केस में उनका ऑलरेडी इम्यून सिस्टम हमेशा स्ट्रगल करता रहता है, और उसी में कोरोना हो जाता तो इम्यून सिस्टम और डाउन हो जाता है, और अगर उन्हें स्टेरॉइड लिया तो और डाउन हो गया। तो कुल मिला के ये जो स्टडी हुई उसमें व्यक्ति का इम्यून सिस्टम डाउन हुआ तो ब्लैक फंगस आया। जिस तरह से कैंसर पेशेंट में बोला गया कि कैंसर पेशेंट को ब्लैक फंगस होता है, तो जब उनको कीमोथेरेपी दी जाती है तो उनका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। तो कुल मिला के इसका कारण जो है इम्यून सिस्टम का डाउन होना है। तो अगर हम इम्यून सिस्टम सही रखें कोरोना होने के पहले या कोरोना होने के बाद या कोरोना होने के दौरान, तो ब्लैक ब्लैक फंगस हमें छू नहीं सकता है। तो ये मुझे समझ में आ रहा है। ये आप इस पे इसको कंफर्म कर सकते हैं, अगर हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रख लें हम, तो ये ब्लैक फंगस हमें छू नहीं सकता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि जितने भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हैं, वो हमेशा, अगर हमारा इम्यूनिटी है, इस बात का फायदा उठाने का कोशिश करते हैं। ठीक है ना? और आपने एक बहुत अच्छा एनालॉजी यहाँ पर प्रस्तुत किया कैंसर को लेकर के, तो मैं इसमें ये भी कह देना उचित समझूंगा कि जो ब्लैक फंगस है, इसका ग्रोथ भी एक तरीके से कैंसर के अनुसार ही होता है। जैसे कि कैंसर एक अंग से दूसरे अंग में फैल जाता है, जिसको कि हम मेटास्टेटिक कैंसर बोलते हैं। ठीक है ना? तो उसी प्रकार से ये जो ब्लैक फंगस है, ये एक तरीके का सिस्टेमिक इन्फेक्शन है, यानी कि ये अगर एक बार किसी जगह में आपको हो गया, तो ये अंदर एक जगह से दूसरी जगह में फैल सकता है और अपनी कॉलोनी अलग-अलग जगह के अंदर बना सकता है। जैसे कि कुछ खास करके जैसे प्रकार हैं जिनके के अंदर आपका जैसे रीनो सेरिब्रियल है। तो रीनो सेरिब्रियल जो फंगस है, वो आपके कहाँ पर होगा? नेज़ल में होगा, साइनस में हो सकता है और साइनस से आपके ब्रेन में भी जा सकता है, खास करके ब्रेन स्टेम के अंदर। दूसरा जो है आपको पल्मोनरी ब्लैक फंगस हो सकता है, जिसमें क्या आपके लंग इन्वॉल्व हो जाएँगे। ठीक है ना? दूसरा आपका जो है क्या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हो सकता है। तीसरा आपका क्यूटेनियस हो सकता है। चौथा आपको जो है क्या है, डिसेमिनेटेड हो सकता है। तो डिसेमिनेटेड जनरली जब आपके ये ब्लड स्ट्रीम में आ गया, खास करके उन लोगों में ये ज़्यादा होता है जिनके के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ हो। और खास और एक चीज़ और है कि जो जिनके अंदर डिसेमिनेटेड ब्लैक फंगस होता है, उन लोगों को बचाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनके अंदर जो मोर्टेलिटी या फैटेलिटी रेट है, दैट मे बी मोर देन 90%। क्योंकि उन उन केसेस में उनको समझना, पता करना, उनको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जिस प्रकार से हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं कीमोथेरेपी के थ्रू, उसी प्रकार से इनके लिए प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स हैं जो कि शुरू में देने पड़ते हैं। और यदि एंटीबायोटिक्स पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेज में फिर उस पर्टिकुलर पोर्शन को या उस पर्टिकुलर टिश्यू को जो है, जो इन्फेक्टेड हुआ है, उसको सर्जरी करके निकाल देना ही जो है इसका एक प्रभावकारी इलाज समझ में आता है। तो जिस प्रकार से मैंने ये चारों पांचों ब्लैक फंगस को जिस प्रकार से बताया कि कहाँ-कहाँ हो सकता है, इनके अंदर यदि इनका आप मोर्टेलिटी रेट देखोगे, तो इसीलिए हम इसको एक तरीके से रेयर है बट इट इज़ ए डेडली। तो ये रेयर और डेडली का एक कॉम्बिनेशन है, जिसके के अंदर रीनो सेरिब्रल है तो उसके अंदर करीब 50% मोर्टेलिटी रेट है। और जो पल्मोनरी है वो 50% मोर्टेलिटी रेट है। ठीक है ना? और जैसा मैंने बोला कि डिसेमिनेटेड अगर है तो उसके अंदर 90% मोर्टेलिटी रेट है। तो इट इज़ वे वे हायर देन द कोरोना वायरस का जो मोर्टेलिटी रेट है, जो कि 1% से भी हम कम मान रहे हैं। तो इसलिए इस चीज़ के बारे में लोगों को सावधान रहने का ज़रूरत है और समझ लेना है, नहीं तो इसके लक्षणों को भी जल्दी से समझ करके ट्रीटमेंट ले लेना है। नहीं तो कुछ लोगों का आई साइट चला जाता है, आँखों का रोशनी चला जाता है। कभी-कभी उनका सर्जरी करके आई बॉल निकालना पड़ता है। कभी-कभी उनके जो ओरोफैरिंजियल रूट के ऊपर सर्जरी करके
they need to take out that portion from there who seems to be affected by the black fungus. तो इस प्रकार से बड़ा ही एक्सपेंसिव, टीडियस और बहुत ही जो है परेशानी देने वाला एक स्थिति बन सकता है पेशेंट्स के लिए। तो यदि इसके बारे में हम थोड़ा अवेयर रहेंगे तो इन सारी परिस्थितियों को हम अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। एकदम लास्ट में हम जानना चाहते हैं कि इस ब्लैक फंगस इज क्यूरेबल और नॉट फर्स्ट, और अगर क्यूरेबल है तो इसके बचाव और इलाज क्या है? हाँ, तो नंबर एक बात, जैसे मैंने बोला कि क्यूरेबल तो है यदि हम इसको टाइम के ऊपर पकड़ लेते हैं तो। कैसे पकड़ेंगे टाइम के ऊपर? हाँ, तो एक तो बात यह है कि जैसे हमारे जो लक्षणों पहचान की, क्या है, पहचान क्या है? कैसे पहचाने हाँ, कि हाँ हो गया तो है जैसे या हाँ, अगर हम होने इसके वाला है? लक्षण, हाँ, लक्षणों की बात करते हैं तो जैसे रीनो सेरिब्रल है, तो रीनो सेरिब्रल या अगर किसी को म्यूकोरमाइकोसिस है तो जनरली क्या होगा, उसके फेस में एक साइड पे जैसे स्वेलिंग आ गया, ठीक है ना, या उसको सिर में दर्द होता है, ठीक है ना, या उसको नेजल या साइनस कंजेशन हो रहा है, उसको है क्या है, या फिर जो है उसको कभी उसका मुंह खोल के अगर देखेंगे तो आपका जो ओरोफेरेंजियल रूट है, तो ऊपर वाला जो जॉ है उसके वहां पर ये तो उनको एक ब्लैक स्पॉट जनरली दिखाई देता है। तो वो मुंह खोल करके बड़ी आसानी से जो है क्या है पता चल जाता है कि यहाँ पर इसको ये ब्लैक स्पॉट अगर नजर आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली दैट इज दिस। तो जो रीनो सेरिब्रल है इसके काफी लक्षण ऐसे हैं जिनको आसानी से मतलब पकड़ा जा सकता है, क्या और ये साथ, लक्षण प्राइमरी स्टेज है या एडवांस स्टेज है? नहीं, ये प्राइमरी स्टेज ही है, और उसको साथ में शायद फीवर भी हो सकता है, ठीक है ना। उसी तरीके से जिनको के पल्मोनरी अगर म्यूकोरमाइकोसिस के सिम्टम्स हैं तो उनमें उसको फीवर भी हो सकता है, कफ हो सकता है, उसको चेस्ट में पेन हो सकता है, ठीक है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है। तो इन सारे के बारे में यदि हम थोड़ा सा अवेयर रहेंगे, और हमको ये भी पता है कि हमको पहले कोविड भी होके चुका है, हमको ये भी पता है कि हमको स्टीरॉयड का ट्रीटमेंट भी मिला है, शायद हमको ये भी पता है कि हमारा ब्लड शुगर का लेवल क्या रह रहा है। तो इन सारी चीज़ों के कोरिलेट करने के बाद में भी यदि आपको ये लक्षण भी अगर आपको दिखाई देते हैं तो दे शुड गेट इन टच विद देयर डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल। अगला जो क्यूटेनियस जो म्यूकोरमाइकोसिस है उसमें जनरली ये है कि आपका जो स्किन है वो शुरू में हल्का सा रेड दिखाई देगा, रेड के बाद में हो सकता है कि आपको कुछ और जगह पे ब्रूसेस दिखाई दें, या कुछ समय उपरांत हो सकता है कि वो हल्का सा ब्लैक जैसा टर्न हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है शुरुआती लक्षण हैं जिनको कि हम है क्या है ये पहले पता कर लें तो इनका ट्रीटमेंट आसानी से हो जाता है। जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के लिए जैसे मैंने बोला म्यूकोरमाइकोसिस में कि उनको पेट में दर्द हो सकता है, बार बार उनको उल्टी की शिकायत हो सकती है, जी मिचलाने जैसा लगता है उनको, जिसको कि हम नोजिया कहते हैं, नोजिया एंड वॉमिटिंग। और कभी कभी जो है हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइन के अंदर जीआई ब्लीडिंग भी हो सकता है। तो दीज आर द साइन ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस। दो अंतिम प्रकार का जिसको मैंने बोला जो कि डेसिमिनेटेड है, उसको पता करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि फिर भी उसके कुछ उस तरीके के लक्षण नहीं है, लेकिन यदि आपको फीवर है और इतने सारे लक्षणों में से कोई भी एक लक्षण है तो वो व्यक्ति एक बार ब्लड टेस्ट कराए, और ब्लड टेस्ट के अंदर उसको ब्लड को कल्चर करना पड़ेगा, और कल्चर करने के बाद में उसके अंदर आसानी से म्यूकोरमाइकोसिस को देखा जा सकता है। क्योंकि ये जब आप स्लाइड पे देखते हो तो ये बहुत ही एक राउंड हेडेड, जैसे कि एक उसके अंदर टेल लगी होगी और एक जो है क्या सर्किल होगा, इस तरीके की आकृति नुमा ये फंगस होता है जिसको कि कल्चर करके लैब के अंदर देखा जा सकता है। और एडवांस स्टेज के ऊपर अगर लंग्स में है तो वहां पर लंग्स में से फ्लूइड को निकाल करके या एक छोटा टिश्यू या बायोप्सी लेकर के भी इसको कल्चर करके पता किया जा सकता है। इस बट टेस्ट ये का नाम क्या है? मतलब ब्लड टेस्ट हुआ या ये जो बायोप्सी हुआ, इस टेस्ट का कुछ नाम है क्या? स्पेसिफिक नाम तो नहीं है, बट ये है कि वो जब इस प्रकार का साइन मिल रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं लैब टेक्नीशियन को कि मेरा ये सारे लक्षण हैं, तो क्यों ना मुझे जो है क्या है इसके लिए टेस्ट किया जाए। तो जब वो कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट जनरली बोलेंगे
तो वो कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट कर सकते हैं आपका ब्लड लेकर के जो है क्या है। ये तो लक्षण की बात हो गई, अंत में वही इलाज क्या है, दवा से है या सर्जरी है या दोनों करना पड़ेगा? इलाज मैं बोलूँगा कि जैसे यदि अगर इसको प्रारंभिक अवस्था में पकड़ लिया तो जो एंटी फंगल जो ड्रग है उसका नाम है एम्फोटेरेसिन बी। तो एम्फोटेरेसिन बी को जनरली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे और ये जो है वो इसका ट्रीटमेंट ओरल नहीं देना उचित नहीं रहेगा। इसका हमेशा जो ट्रीटमेंट है वो इंट्रावीनस ट्रीटमेंट होगा, यानी कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए और आपको आईवी के थ्रू जो है ये एंटी फंगल ड्रग्स दी जाएंगी, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है वो एक तरीके का सिस्टेमिक इन्फेक्शन है और एक अंग से दूसरे अंग में फैलता है। तो उसको उतना टाइम हमको नहीं देना है और ओरल ड्रग को एक्ट करने में टाइम लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका ट्रीटमेंट जो है वो इंट्रावीनस सिस्टेमिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू होना चाहिए, जिसमें कि दूसरा ड्रग तो नहीं है लेकिन इसका दूसरा फॉर्मूलेशन है जिसको हम बोलते हैं लिपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी। वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, उसका हाफ लाइफ अच्छा है और उसके जो एफिकेसी है और जो फार्माकोकाइनेटिक्स है वो इस डिजीज़ को ख़त्म करने में सहायक होगी। दूसरा जो ड्रग है जिसको कि ईसावुकोनाजोल बोलते हैं, तो ईसावुकोनाजोल जो है वो भी जो है आईवी दिया जा सकता है। और भी बहुत सारे एंटी फंगल ड्रग हैं लेकिन मेरे अपने एक्सपीरियंस के अनुसार वो उतने ज़्यादा प्रभावी नहीं हैं, जैसे कि फ्लूकोनाजोल है, इट्राकोनाजोल है, या फिर पोसेकोनाजोल है या फिर वोरिकोनाजोल है। सो जितनी भी एजोल एजोल क्लास की जो ड्रग्स हैं दे दे आर काइंड ऑफ लाइक ए एंटी फंगल ड्रग। लेकिन जैसा मैंने शुरू में बताया ये जो दो दो ड्रग हैं ये काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं और यदि हम इन दो ड्रग के साथ में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो अंतिम जो एक अंतिम रूप में सर्जरी किया जा सकता है। और मैं अपने एक्सपीरियंस पे यही बोलूँगा कि जो भी पार्ट इस बीमारी से ग्रसित या इफ़ेक्टेड लग रहा है, उसको क्लिप कर देना चाहिए, उसको निकाल कर के बाहर कर देना चाहिए। नहीं तो इस इन्फेक्शन को रोकना मतलब मुश्किल नहीं, बहुत ही असंभव सा हो जाएगा, जैसा मेरा अपना जानकारी के अनुसार है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मतलब ड्रग्स से भी हो सकता है और बढ़ गया तो हम जो है इसको क्लिप करके सर्जरी करके उस अंग को काट के निकाल सकते हैं। जैसे जनरली लोग कैंसर या गैंग्रीन में भी ऐसा ही करते हैं, गैंग्रीन में भी इस तरह का जी। होता है, बट इट्स नॉट अ गैंग्रीन, इट्स अ टाइप ऑफ गैंग्रीन आप बोल सकते हैं कि उस तरह की है जो चीजें सड़ रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस बुलेटिन में ब्लैक फंगस को लेकर जानकारी देने के लिए। और अगले जो नेक्स्ट डे हम जो हमने सोचा है कि हफ्ते में हम 3 या 4 बुलेटिन रखेंगे विभिन्न विभिन्न विषयों पे। तो अगला बुलेटिन जो है हम रखेंगे कि कोविड-19 में हार्ट अटैक क्यों आ रहा है। तो ये जो हमारा कल का या परसों का हम बुलेटिन होगा एडवांस में हम फेसबुक पर 5-6 घंटे पहले अनाउंस कर देंगे ताकि लोग जुड़े रहें। और ये है दूसरा, जाते जाते अगर कुछ छूट गया हो हमसे क्वेश्चन के फॉर्म में ब्लैक फंगस पे जानकारी के रूप में, अगर आप कुछ बता सकते हो तो ठीक है, नहीं तो हम लोग जो है इस कार्यक्रम का यही हाँ, विराम बस करते हैं। इसके बचाव के रूप में मैं एक ही बात बोलूँगा कि जिन लोगों को ये सारे जिनको कोविड हुआ है, जिनका ब्लड शुगर कंट्रोल है या कंट्रोल नहीं है और जिनका स्टेरॉइड्स का ट्रीटमेंट हुआ है, वो लोग उनको सावधान रहने की ज़रूरत है, सचेत रहने की ज़रूरत है। और क्लिनिशियन भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिन लोगों का इम्यूनिटी किसी और वजह से भी यदि बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि वो पहले से इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग पर हैं या उनका कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, तो उनके अंदर ज़्यादातर चांसेस होते हैं वो डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस के होते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। तो इस प्रकार के मरीजों का जो इलाज है, हम वो पॉजिटिव प्रेशर के जो रूम होते हैं, जिनको कि हम यहाँ पर पॉजिटिव प्रेशर में रखते हैं, जिनमें से कि आपकी हवा जो है वो बाहर तो जा सकती है, लेकिन बाहर की हवा अंदर नहीं आती है। तो ऐसे पेशेंट जिनका के जो कि बहुत ज़्यादा जिनका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज़्ड है, ठीक है ना? या जो कि ऑलरेडी एचआईवी से ग्रसित हैं, जिनको एचआईवी के पेशेंट हैं और वो ऑलरेडी एचआईवी के ड्रग्स ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों को एक आइसोलेटेड एरिया में पॉजिटिव प्रेशर वाले रूम में रख कर के यदि उनका इलाज किया जाएगा तो अ, अच्छा रहेगा। और जितने भी पेशेंट इस तरीके के हैं, वो अपने घर के अंदर
जो हैं ज़्यादा ह्यूमिडिटी ना रहने दें, तो अपने घर में या अपने रूम में जो है अगर एक लंबे समय तक एक डीह्यूमिडिफायर अगर वो यूज़ करते हैं अपने घर के अंदर, तो ये शायद उनको कुछ हद तक बचाव करेगा। कूलर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, कम से कम इस सीज़न में तो छोड़ ही दीजिए, ख़ास करके वो जिनको कि कोरोना हो चुका है और जिनका स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट हुआ है, वो कूलर के पास भी ना जाएँ। अगर वो एसी में रहते हैं, तो एसी का फ़िल्टर भी नियमित रूप से 15 दिन पे, 1 महीने पे उसके फ़िल्टर को क्लीन करें, क्लीन रखें और अपने चारों तरफ का वातावरण अच्छा रखें और अपने इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए अच्छा खाएँ, अच्छे विचार रखें, पॉज़िटिव रहें और डरने की कोई बात नहीं है, समाधान मौजूद है। एंड आई विश ऑल ऑफ देम बेस्ट ऑफ लक एंड ए ग्रेट हेल्थ गोइंग फॉरवर्ड एंड द स्पीडी रिकवरी। थैंक यू डॉक्टर साहब, एक बहुत अच्छी चीज आपने बताई। जाते जाते, क्योंकि गर्मी का मौसम अप्रैल मई जून में लोग कूलर का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, तो जो भी कोरोना ग्रस्त लोग हैं वो कूलर का इस्तेमाल ना करें। और अगर एसी करते हैं तो फिल्टर 15-15 दिन पे करें, क्योंकि इससे इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा है। ये रही डॉक्टर साहब आज की बात ब्लैक फंगस पे। कल हम बात करेंगे, कल की बात हार्ट अटैक पे। थैंक यू डॉक्टर थैंक साहब। यू सो मच। टेक